सदर ट्रंप बज़ाहिर ये सोच रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद ईरान ने अब तक हथियार क्यों नहीं डाल दिए। वीवा में होने वाले मुज़ाकरात से पहले तेहरान ने ये जरूर कहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया की तारीख गवाह है कि जिसने भी सरजमीन ईरान को फतह करने का ख्वाब देखा वो या तो मिट्टी में मिल गया या पीछे हटने पर मजबूर हुआ या फिर हमेशा के लिए इतना कमज़ोर हो गया कि उसका नामो निशान मिट गया। आज हम गेम थ्योरी और स्ट्रक्चरल हिस्ट्री की बुनियाद पर ये बात करेंगे कि क्या अमेरिका इस फहरिस्त में अगला नाम होने वाला है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि तारीख खुद को दोहराती नहीं है मगर ये राइम ज़रूर करती है, और ईरान के मामले में ये आवाज़ बहुत वाज़ेह है। हम शुरुआत करते हैं सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट से। लोग कहते हैं सिकंदर ने पर्शिया फतह कर लिया था, टेक्निकल तौर पर हाँ, मगर नतीजा क्या निकला। 32 साल की उम्र में सिकंदर मर गया, उसका एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी जगह पर्शियंस खड़े हुए, वही ईरानी जिन्होंने अगले 500 साल तक मिडल ईस्ट पर हुकूमत की। सबक साफ है, आप ईरान को आर्जी तौर पर हरा सकते हैं मगर लंबे अरसे में ईरान आपको हरा देता है। रोमन्स ने 300 साल तक ईरानियों से जंग लड़ी, जूलियस सीजर से लेकर एम्पीरियर जूलियन तक सब ने कोशिश की मगर रोम गिर गया और ससैनिड पर्शियन एम्पायर फिर भी खड़ा रहा। अरब आए, उन्होंने ईरान फतह किया मगर ईरान ने उन अरबों को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया और इस्लाम को एक नया रंग दिया। मंगोल्स ने बगदाद तबाह किया, मिलियंस लोग मारे, मगर आखिरकार वो खुद मुसलमान हो गए और पर्शियंस आर्ट और कल्चर के सरपरस्त बन गए। सोवियत यूनियन ने 2 बार कब्जा लिया मगर एक न्यूक्लियर सुपर पावर होने के बावजूद उन्हें निकलना पड़ा। ये एक 3000 साल पुरानी तहजीब है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि हर एम्पायर यहाँ नाकाम होता है, इसके पीछे ठोस स्ट्रक्चरल वजूहात हैं। पहली वजह है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, पहाड़ों और सहराओं से घिरा हुआ मुश्किल तरीन इलाका है। नेपोलियन ने कहा था कि मॉस्को पर कभी चढ़ाई मत करो, शायद उसे तेहरान का नाम भी लेना चाहिए था। एनालिसिस ये कहते हैं कि ईरान पर कब्जा करने के लिए 30 से 40 लाख फौजी चाहिए, जबकि पूरी अमेरिकन मिलिट्री सिर्फ 13 लाख फौजियों के साथ लेस है। मैथ सिंपल है, अमेरिका के पास इतने फौजी नहीं है कि वो ईरानियन टेरिटरी को कंट्रोल कर सके। दूसरी वजह है इन्वर्टेड मिलिट्री पिरामिड। एक नॉर्मल फौज में सस्ता और फ्लेक्सिबल इन्फेंट्री फौजी बुनियाद होता है, मगर अमेरिकन मिलिट्री इतनी उल्टी पिरामिड है, इनका पूरा जोर एक पावर पर है क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इसी में मुनाफा नजर आता है। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए इन्हें, इसलिए वो $100 मिलियन का F-35 बनाते हैं जिसे ईरानी सस्ते ड्रोन से गिरा देते हैं। $13 बिलियन का जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ से भागने पर मजबूर हो जाता है। अमेरिकन फौज जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए डिज़ाइन की गई है, और ईरान के खिलाफ ये स्ट्रेटेजी एक मुसीबत बन जाती है। तीसरी और सबसे ख़तरनाक वजह है एसिमेट्रिक कॉस्ट एक्सचेंज। ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को तलवार से नहीं मैथमेटिक्स से हरा रहा है। एक ईरानियन ड्रोन की कीमत $50,000 है, जबकि उसे गिराने वाले अमेरिकन मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से $10 मिलियन तक है। यानी अमेरिका एक ड्रोन गिराने के लिए 60 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ईरान एक वक्त में सैकड़ों ड्रोन छोड़ता है जो अमेरिकन एयर डिफेंस को दबोच लेते हैं। हमने देखा कि एक ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए 11 इंटरसेप्टर्स फायर किए गए और सारे मिस हो गए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौज होने के बावजूद वक्त की दौड़ में है कि कब उनके मिसाइल्स ख़त्म हो जाएंगे, कोई पता नहीं। ये पुरानी पर्शियन स्ट्रेटजी है, एम्पायर से डायरेक्ट मत लड़ो, उसे आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड करो, उसके रिसोर्सेज निचोड़ लो और उसकी हिम्मत तोड़ दो। चौथी वजह है विल टू फाइट, यानी लड़ने का जज्बा। अमेरिका के लिए ये एक सियासी जंग है, मगर ईरानियों के लिए ये सर्वाइवल की जंग है। उनकी नज़र में ये ग्रेट सैतन के खिलाफ एक मुकद्दस जंग है। ईरान पिछले 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अमेरिका की हर मूव को स्टडी किया है। दूसरी तरफ अमेरिकन अवाम में इस जंग की हिम्मत नहीं है, सिर्फ 40% लोग इसे सपोर्ट करते हैं।
पेंटागन अपनी फौजियों की हलाकतें छुपा रहा है ताकि सियासी ब्लैकलिस्ट से बचा जा सके। एक तरफ वो लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ वो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास बॉम्बिंग के बाद का कोई प्लान नहीं है। ये जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं है, ये इकोनॉमी और नैरेटिव की भी जंग है। अमेरिका चाहता है कि वो बमबारी करके ईरान को सरेंडर करवा दे, मगर ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को यरगमाल बनाया हुआ है। ब्लैक रॉक के सरबरा लैरी फिंक ने वार्न किया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर लिया तो ऑयल $150 पर बैरल तक जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया रिसेशन में डूब जाएगी। ईरान का कंट्रोल इतना मजबूत है कि वो फैसला करता है कि किसका शिप गुजरेगा और किसका नहीं। चाइना के शिप्स गुजरते हैं क्योंकि वो ईरान का कस्टमर है, जबकि अमेरिका के इत्तेहादी खौफजदा है। कतर और ओमान पहले ही अमेरिका से दूर हो रहे हैं और सऊदी अरेबिया को डर है कि उनका पानी और खुराक ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात पेट्रो डॉलर सिस्टम का खात्मा है। 1973 से दुनिया का सारा तेल US डॉलर में बिकता है, जिससे अमेरिका को बेतहाशा पैसा छापने की इजाज़त मिलती है। अगर ईरान ने दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट के तेल का कंट्रोल उनके पास है, ना कि अमेरिका के पास, तो डॉलर की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। गल्फ कंट्रीज़ जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर उन्होंने डर कर अपना हाथ खींच लिया तो अमेरिका का फाइनेंशियल पोंजी स्कीम बिखर जाएगा। सोवियत यूनियन भी इसी वजह से गिरा था कि एम्पायर को चलाने का खर्चा बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और ईरान अमेरिका के लिए वही अफगानिस्तान साबित हो रहा है, मगर बहुत बड़े स्केल पर। अमेरिका इस सिचुएशन को बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि अमेरिका की गवर्नेंस कोलैप्स कर चुकी है। चाइना अपना 15th 5-year प्लान हज़ारों एक्सपर्ट के साथ मिलकर बनाता है, जबकि अमेरिका का स्टेट ऑफ द यूनियन सिर्फ एक टीवी शो बन कर रह गया। 2015 की टैरिफ वार हो या ईरान पर हमला, ये सब बगैर किसी प्लान के किया गया। ईरान ने 20 साल प्लानिंग की, उन्होंने ड्रोन फैक्ट्रीज बनाई, अमेरिकन बेस मैप किए और उन्हें पता है कि अमेरिका फौजियों की हलाकतों से डरता है। प्रेडिक्शंस ये कहती हैं कि एनालिटिकल फ्रेमवर्क ये कहता है, लोगों ने पहले भी कहा था कि ट्रंप जीतेगा, वो हुआ। ईरान से जंग होगी, वो हुई। अब तीसरी बात, अमेरिका ये जंग हार जाएगा। हारने का मतलब ये नहीं कि ईरान अमेरिका को मैदान में हरा देगा, बल्कि इस जंग का खर्चा और सियासी नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए निकलना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो दुनिया का निज़ाम हमेशा के लिए बदल जाएगा। तारीख का सबक यही है कि एम्पायर्स अपनी फौजी शिकस्त से नहीं, बल्कि अपनी अना, करप्शन का बोझ ना उठा सकने की वजह से गिरती है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, मगर असल कब्रिस्तान ईरान है, जो बहुत सब्र के साथ अपने दुश्मन का इंतज़ार करता है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।